नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 16 पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अध्याय 17 के बारे में, जो कि है सांस लेना एवं श्वसन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो हम यही चर्चा करते हैं कि इस अध्याय में आपको क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में आपको पढ़ना है कि हम सांस जो लेते हैं उसमें कौन सी गैस को लेते हैं, कौन सी गैस को छोड़ते हैं। दूसरा, उस गैस का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, कैसे कैसे वो गैस शरीर की समस्त कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है, कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो श्वसन से संबंधित होते हैं। इन्हीं सभी के बारे में आपको इस अध्याय में पढ़ना है। तो इस अध्याय का जो सबसे पहला मेन टॉपिक है वो ये कि श्वसन क्या होता है। श्वसन, सांस लेना तो सभी जानते हैं। देखिए, सांस लेना और श्वसन में अंतर है। सांस लेना का मतलब गैसों को अंदर लेते हैं, गैसों को बाहर छोड़ते हैं, ये कहलाता है सांस लेना, ब्रीदिंग। लेकिन ये जो श्वसन है ना, आप लोग कहते हो कि श्वसन का मतलब सांस लेना, नहीं। सांस लेने का मतलब गैसों को लेना और गैसों को छोड़ना, ये प्रोसेस सिर्फ कहलाता है सांस लेना। लेकिन श्वसन का मतलब होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेना, उसी ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण करना, उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, जो CO2 निकलती है उसे बाहर निकालना। ये समस्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है सांस लेना। लेकिन श्वसन, सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है? सांस लेना मतलब गैसों को ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, ये कहलाता है सांस लेना, ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्या कहलाता है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करके भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं, उससे उत्पन्न जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, उस ऊर्जा का खपत होता है शरीर में, जो CO2 बनती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। ये समस्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। समझ में आया? आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसी टॉपिक को, श्वसन क्या होता है। फिर से हम डिटेल में इसको आपको समझाते हैं। श्वसन जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन का मतलब होता है वे सभी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं जिनसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर कोशिकाओं में पहुंचती हैं, जिनसे भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊर्जा मुक्त होती है, तथा मुक्त CO2 शरीर से बाहर निकल जाती है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, ये आप समझिएगा। श्वसन का मतलब वह सभी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया जिससे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, जहाँ पर ये जो वायुमंडल है, इनसे जो ऑक्सीजन है वो हमारी शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचती हैं और उनसे भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी समस्त प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। सांस लेना तो बस यही, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, ये कहलाता है सांस लेना या ब्रीदिंग। लेकिन श्वसन क्या कहलाता है? देख रहे हैं ना, वे सभी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर कोशिकाओं में पहुंचती है और भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। ये समस्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। अब ये जो आप देख रहे हैं भोजन का ऑक्सीकरण, ऐसा मत सोचिएगा जो हम भोजन खा रहे हैं उसका, नहीं।
भोजन जो हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। क्या बनता है? एटलीस्ट बनता है ग्लूकोज। तो यहाँ पर भोजन का मतलब ग्लूकोज से है। जो पचने के बाद, भोजन पचने के बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है ग्लूकोज, उसके ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे अगर कोई पूछे हम सांस क्यों लेते हैं तो लोग कहते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है, लेकिन अब आप टेक्निकली समझ लीजिए कि आखिर हम सांस क्यों लेते हैं, उसका रियल प्रोसेस क्या है, रियल इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑक्सीजन को हम इसलिए लेते हैं जिससे जो भोजन डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बनता है, इसके ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इसका ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसी के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे? देख लीजिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस इसके ऑक्सीडेशन के लिए 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, तब इसका ऑक्सीडेशन होता है किसमें? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस रिलीज होता है 673 किलो कैलोरी एनर्जी। इतनी एनर्जी मुक्त होती है। तो जो हम भोजन करते हैं उससे हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? भोजन से जो बनता है ग्लूकोज, और जो हम सांस द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं उनसे। अगर हम सांस रोक लें तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, कार्य करना बंद कर देती है, जिससे मृत्यु हो सकती है। और यही होता ही है कि अगर हम सांस रोक लें या कोई ज़बरदस्ती सांस रोक दे हमारा, तो हमारी थोड़ी देर में ही मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको लगातार एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। जो हम भोजन करते हैं वो एटलीस्ट ग्लूकोज में डाइजेस्ट होता है, और ग्लूकोज आंत द्वारा रक्त में पहुंचाई जाती है, और रक्त ही क्या करता है? उसे समस्त कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस द्वारा ऑक्सीजन जो लेते हैं वो लंग्स में जाता है, फेफड़े में, और फेफड़े से होता हुआ वो रक्त में जाता है, रक्त से वो समस्त कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। मतलब हर कोशिका में ग्लूकोज भी रक्त द्वारा पहुंचाया गया और ऑक्सीजन भी रक्त द्वारा पहुंचाया गया। अब कोशिका में क्या होता है? जो आई हुई ग्लूकोज है और आया हुआ ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या बनता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो मुक्त CO2 है ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो इनका शरीर से निकलना भी बहुत ही जरूरी है। तो ये शरीर से निष्कासित होते रहते हैं। अब यही समस्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। ये श्वसन का रिएक्शन है। समझ में आया? श्वसन क्या होता है? ग्लूकोज या भोजन का ऑक्सीकरण वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो मुक्त हुई CO2 वो शरीर से बाहर निकाली जाती है, इसी को हम श्वसन कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें ऊर्जा क्या हो रही है? मुक्त हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और आपने पढ़ा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है हम क्या कहते हैं? अपचयी अभिक्रिया कहते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है वो अपचयी अभिक्रिया कहलाती है, कैटाबोलिक रिएक्शन कहलाती है। वो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा खर्च होती है उपचयी अभिक्रिया या एनाबोलिक रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से कि श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया यानी कैटाबोलिक रिएक्शन है, जिसमें मुक्त CO2, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड शरीर कोशिकाओं के लिए, शरीर कोशिकाओं के लिए हानिकारक है। इसलिए यह आवश्यक है कि शरीर कोशिकाओं को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए तथा CO2 को
निष्कासित किया जाए, निष्कासित किया जाए। ठीक है, लगातार कोशिकाओं को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और जो CO2 है उसको शरीर से निष्कासित किया जाए, यह आवश्यक है। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा CO2 को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? सांस लेना। सांस लेना यानी ब्रीदिंग कहलाता है। समझ में आया? ये था आपका इस चैप्टर का मेन पार्ट कि क्या है इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो श्वसन में क्या पढ़ना है? ऑक्सीजन कैसे शरीर कोशिकाओं में जाती है, वो कैसे भोजन का ऑक्सीडेशन करती है जिससे ऊर्जा मुक्त होता है, और कैसे CO2 निकलती है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो श्वसन किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ लिया। वे सभी भौतिक एवं, याद करते चलिए, वे सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं जिनसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर कोशिकाओं में पहुंचती हैं, जिनसे भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा CO2 मुक्त होती है। मुक्त CO2 शरीर कोशिकाओं से बाहर निकल जाती हैं, इसे श्वसन कहते हैं। फिर आपने पढ़ा रिएक्शन श्वसन का, C6H12O6 प्लस 6O2 मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, जिससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जब ऊर्जा मुक्त हो रही है यानी यह एक ऐसा रिएक्शन है जो अपचयी अभिक्रिया है, यानी ऊर्जा मुक्त होती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, हमने भी बताया आपको, अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, उपचयी और अपचयी। तो उपचयी जिसमें ऊर्जा खर्च होती है यानी उसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अपचयी जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो अर्थात श्वसन क्या है? एक अपचयी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन अपचयी है या उपचयी अभिक्रिया। तो श्वसन अपचयी अभिक्रिया है जिसमें मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड शरीर कोशिकाओं के लिए हानिकारक है, इसलिए यह आवश्यक है कि शरीर कोशिकाओं को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए तथा CO2 को निष्कासित किया जाए। यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया है, अर्थात इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तब आगे लिखेंगे जिसमें मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड शरीर कोशिकाओं के लिए हानिकारक है, इसलिए आवश्यक है कि शरीर को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए तथा CO2 शरीर से निष्कासित किया जाए। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? सांस लेना या ब्रीदिंग। अब हम देखेंगे कौन कौन से वे अंग हैं जो श्वसन में सहायक होते हैं, यानी जंतुओं में श्वसनांग के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, इतना आप लिख लीजिएगा। अब आप अगला हेडिंग डालेंगे, जंतुओं में श्वसनांग। श्वसन पढ़ लिया आपने, याद भी करते चलेंगे। श्वसनांग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जंतुओं में वे अंग, जंतुओं में वे अंग जो श्वसन में सहायक होते हैं, श्वसनांग कहलाते हैं। अब आप अगर श्वसनांग को संधि विच्छेद करिए तो भी तो उसका मतलब यही हुआ, श्वसन प्लस अंग बराबर श्वसनांग। तो श्वसन वाला अंग मतलब ऐसा अंग जो श्वसन में सहायक होता है उसे हम क्या कहेंगे? श्वसनांग। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग श्वसनांग पाए जाते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में जो श्वसन अंग होता है वो क्या है? फेफड़ा है। हम श्वसन किससे करते हैं? फेफड़े द्वारा। बाकी श्वसन में जो सहायक अंग हैं वो तो नाक है, ट्रैकिया है, ये सभी तो हैं, लेकिन जो मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है? फेफड़ा। वैसे ही अलग अलग जीवों में उनके अंदर श्वसन के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। जैसे कुछ की बात करेंगे, जैसे पहला
शरीर सतह द्वारा, शरीर सतह द्वारा बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जिनका शरीर का जो सतह होता है उसी से वो श्वसन की क्रिया करते हैं। जैसे निम्न आकशेरुकी, आकशेरुकी का मतलब समझते हैं ना, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम ना पाया जाए। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कौन कौन से? स्पंज, स्पंज कॉमा सीलेंट्रेटा कॉमा फीताकृमि आदि में श्वसन शरीर सतह द्वारा होता है, शरीर सतह द्वारा होता है। आपको यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है कि शरीर सतह द्वारा कैसे होता है, ये सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है, ये जो टॉपिक है श्वसन, मनुष्य के बारे में पढ़ना है। मनुष्य में कैसे श्वसन होता है इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे, ये मेन टॉपिक है। लेकिन हम साथ साथ और जंतुओं को भी देखेंगे कि और जंतुओं में श्वसन किस अंग के मदद से होता है। तो बस यहाँ पर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि शरीर की सतह द्वारा श्वसन किस में होता है, तो स्पंज, सीलेंट्रेटा और फीताकृमि, ये चीज़ आपको याद करनी होगी। ये नहीं कि कैसे इनका श्वसन होता है इनके शरीर की सतह द्वारा, ये सब नहीं पढ़ना है। सिर्फ अभी आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। स्पंज, सीलेंट्रेटा, फीताकृमि में श्वसन किसके माध्यम से होता है? शरीर के सतह द्वारा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, आर्द्र क्यूटिकल द्वारा, आर्द्र क्यूटिकल द्वारा, तो कौन से ऐसे जीव हैं जो आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा आप श्वसन क्रिया करते हैं? तो केंचुआ। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, हर बार नीट में आता है। केंचुए में आर्द्र क्यूटिकल, उसकी सतह पर एक आर्द्र नम क्यूटिकल परत होती है जिसके द्वारा यह श्वसन की क्रिया करता है। तो केंचुए में आर्द्र क्यूटिकल द्वारा श्वसन होता है। तीसरा, श्वसन नलिका। श्वसन नलिका द्वारा किस में? तो कीटों में, कीटों में श्वसन नलिकाओं का जाल फैला होता है जिसके माध्यम से जो गैसों का आदान प्रदान है वो नलिकाओं के माध्यम से शरीर के समस्त भागों तक होता है। तो लिखेंगे कीटों में, कीटों के शरीर में, कीटों के शरीर में श्वसन नलिकाओं का जाल फैला होता है जिससे गैसों का आदान प्रदान समस्त भाग में होता है। ठीक है, श्वसन नलिका द्वारा किस में होता है श्वसन? कीटों में। चौथा, क्लोम द्वारा श्वसन, क्लोम द्वारा, तो जलीय आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कीट आते हैं, लेकिन जो जलीय कीट होते हैं उनमें याद रखेंगे, जो जलीय आर्थ्रोपोडा हैं उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम द्वारा। क्लोम द्वारा जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में विशेष श्वसन संवहनी अंग क्लोम होता है। ठीक है, इनमें किसके द्वारा होता है? जलीय आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम द्वारा। लेकिन आप लिखेंगे, लेकिन स्थलचर, स्थलचर प्राणियों में एक विशेष श्वसन संवहनी थैली होती है जिसे फुफ्फुस या
फेफड़ा कहते हैं, फेफड़ा या इंग्लिश में लंग्स कहते हैं, ठीक है, वो उसमें सहायक होता है। ये था आपका छोटे छोटे प्राणियों में किस प्रकार से श्वसन अंग पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बड़े जीवों में, जैसे मछलियों में, सरीसृप में, पक्षी में, स्तनधारी में कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। कशेरुकी प्राणी जैसे मछलियों में श्वसन क्लोम यानी गिल्स द्वारा, गिल्स जिसे गलफड़ा भी कहते हैं, द्वारा होता है, जबकि सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी में श्वसन फुफ्फुस या फेफड़े से लंग्स कहते हैं, लंग्स द्वारा होता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ये श्वसनांग कहलाते हैं। जैसे मछलियों में क्लोम क्या है, उसका श्वसनांग है। स्तनधारी पक्षी सरीसृप में श्वसनांग क्या है, फेफड़े यानी लंग्स हैं। तो आपने देखा कि अलग अलग जीवों में श्वसन के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, जिनमें एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन से जीवों में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है कि मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो क्लोम के द्वारा, मोलस्का में क्लोम के द्वारा, जलीय आर्थ्रोपोडा में क्लोम द्वारा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा किसमें श्वसन होता है, तो आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा केंचुए में। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है आर्द्र क्यूटिकल और आर्द्र त्वचा। यहाँ पर ही एक स्टार बना के ऐसे पॉइंट लिख लेंगे। उभयचर प्राणी, उभयचर जैसे मेंढक, मेंढक में ही पूछा जाता है कि मेंढक में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो मेंढक में श्वसन आर्द्र त्वचा द्वारा होता है, आर्द्र त्वचा द्वारा होता है। और आर्द्र क्यूटिकल द्वारा किस में होता है, तो आपने पढ़ा भी, आर्द्र क्यूटिकल द्वारा केंचुए में होता है। तो ये था आपका श्वसनांग। अब हम पढ़ेंगे, आपने श्वसन पढ़ लिया। श्वसन क्या होता है, वे सभी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया जिनसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त CO2 शरीर से बाहर निकल जाती है, श्वसन कहलाती है। अब हम ये पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो ये भी दो टाइप का होता है, ऑक्सीजन के उपयोग और अनुपयोग के आधार पर। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। इतना लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे श्वसन के प्रकार। तो श्वसन दो प्रकार में बांटा गया है, किसके आधार पर, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि ऑक्सीजन के उपयोग व अनुपयोग के आधार पर श्वसन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, सबसे पहला अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद करना है। एरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन शब्द से ही क्लियर हो रहा है, अवायवीय मतलब जिसमें वायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन
की आवश्यकता नहीं होती। अभी आप लिखेंगे नहीं, अभी सिर्फ याद करेंगे, समझेंगे। आवश्यकता नहीं होती। अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। इनमें उत्पाद तब क्या बनेगा? इनमें उत्पाद एथिल अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये किस में होते हैं कि यह श्वसन जीवाणु, यीस्ट, परजीवी आदि में होता है, आदि में होता है। अभी आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ याद करेंगे। वायवीय श्वसन में क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। दूसरा, इसमें उत्पाद क्या बनता है? तो इसमें उत्पाद CO2, जल व ऊर्जा, कितनी ऊर्जा? 773 किलो कैलोरी मुक्त होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो लैक्टिक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत कम, लगभग 20 किलो कैलोरी, लगभग 20 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 20 नहीं 28 होता है, 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, वायवीय श्वसन सभी अन्य जंतुओं में वायवीय श्वसन ही होता है। याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2। किसके आधार पर इसे 2 प्रकार में बांटा गया है? ऑक्सीजन की उपस्थिति या उपयोग और अनुपयोग के आधार पर। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। इसमें उत्पाद क्या बनता है? या तो एथिल अल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल। अब एथिल अल्कोहल कब बनता है? जब यीस्ट का, आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन, इसे किण्वन भी कहते हैं, इसे किण्वन यानी फर्मेंटेशन भी कहते हैं। बात आई समझ में? अवायवीय श्वसन को हम किण्वन या फर्मेंटेशन भी कहते हैं। यानी जब आपने सुना होगा फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा ही बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है, बियर बनाया जाता है। बेवरेज को देखते हैं, बियर को। बियर किसकी मदद से बनाया जाता है? यीस्ट की मदद से। तो यीस्ट क्या करता है? जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमने माल्ट यूज़ किया या फिर कोई सीरियल यूज़ किया, तो उसमें जब हम यीस्ट को डाल देते हैं तो यीस्ट क्या करता है? उस माल्ट या सीरियल में एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और साथ ही साथ एथिल अल्कोहल उत्पन्न होता है। और इसी एथिल अल्कोहल का उपयोग बेवरेजेस को बनाने में किया जाता है। लेकिन इसका निर्माण कब होता है? लैक्टिक अम्ल का हमारे शरीर में जब हम बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं। क्यों थक जाती हैं? तो जब हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तो हमें लगातार बहुत तेज़ी से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता बहुत तेज होती है। तो चूंकि हमारे शरीर में वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन, तो हमें ऑक्सीजन जितना मिलता रहेगा उतना ऊर्जा मुक्त होता है। लेकिन जब हम आवश्यकता से अधिक कार्य कर लें या बहुत तेज कार्य करते हैं तो जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी वजह से हमारी मांसपेशियों को चूंकि ऊर्जा चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो हमारी मांसपेशियों में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने लगता है और इससे उत्पाद बनता है लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि हमारी मांसपेशियां थक क्यों जाती हैं। समझ में आया? मान लीजिए हम अभी 20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता, 10 की मान लेते हैं, 10 किलोमीटर स्पीड से दौड़ रहे हैं, हमें नॉर्मल ऑक्सीजन मिलता जा रहा है, हम सांस ले रहे हैं, तेजी तेजी से सांस चलने लगता है, तो जैसे जैसे हमें मिल रहा है हम एनर्जी हमको मिलते जा रहा है, ठीक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब कौन सा रिएक्शन होता है? ये वाला रिएक्शन होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O
प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी। जब हम नॉर्मली 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ते रहते हैं तो हमको हमारे शरीर की मांसपेशियों में ये रिएक्शन होता है, हमें ऊर्जा मिलती रहती है। लेकिन जब हम और स्पीड से बढ़ते हैं तो हमें ऊर्जा और तेज़ी से चाहिए होती है। तो जितनी तेज़ी से ऊर्जा चाहिए उतनी तेज़ी से हम ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और इस कारण हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है C6H12O6 उसका बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, और क्या बनने लगता है, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल बनता है और 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन हमको चाहिए ऊर्जा, इसलिए ज़बरदस्ती ऐसा होता है और मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, जमा होने से मांसपेशियाँ थक जाती हैं। बस ये था आपका अवायवीय श्वसन। किस में होता है, जीवाणुओं में होता है, यीस्ट में होता है, परजीवी में होता है, हमारी मांसपेशियों में भी होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन। वायवीय श्वसन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसमें उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये तो हमारी मांसपेशियों में होता है। लेकिन ये जो करते हैं यीस्ट क्या करते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कन्वर्ट कर देते हैं टू C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 28 किलो कैलोरी एनर्जी। बस, यानी ये क्या है, C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल। ये कौन बनाता है, यीस्ट बनाते हैं, जीवाणु बनाते हैं, अन्य परजीवी बनाते हैं। मांसपेशियों में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे श्वसन 2 प्रकार का होता है। ऑक्सीजन के उपयोग व अनुपयोग के आधार पर इसे 2 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला आप लिखेंगे अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें लिखेंगे यह कुछ निम्न कोटि के जीवों जैसे जीवाणु, यीस्ट तथा परजीवी आदि में होता है। फिर आगे लिखेंगे इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः ग्लूकोज का पूर्ण जारण नहीं हो पाता। पूर्ण जारण यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ऐसे लिखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीजन का पूर्ण जारण नहीं हो पाता। इसे किण्वन यानी फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसमें उत्पाद एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है तथा बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद आप ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, C6H12O6 gives 2C2H5OH plus 2CO2 plus 28 किलो कैलोरी एनर्जी। अब आप हेडिंग डालेंगे वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में आप लिखेंगे यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा ग्लूकोज का पूर्ण जारण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल व बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। लिखेंगे अधिकांश जीवधारियों में इसी प्रकार का श्वसन होता है। अब इसका रिएक्शन आप लिख लेंगे C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus 673 किलो कैलोरी एनर्जी। आप जानते हैं ये जो 673 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ये जो बनती है, उसका सिर्फ हम 40% यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, बाकी 60% रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में निकल जाती हैं। ध्यान रखेंगे, हम जो भी ऊर्जा मुक्त होती है हमारे शरीर में 673 किलो कैलोरी, इसका सिर्फ हम 40% यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP के रूप में हम संचित कर ले जाते हैं, लेकिन जो 60% होता है वो हीट के फॉर्म में निकल जाती है। यही रीज़न है कि हमारे शरीर का तापमान लगातार बना रहता है। आप खुद सोचिए कि हमारे शरीर में कोई हीटर लगा हुआ है जिससे हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है? नहीं ना। तो कैसे बना रहता है? क्योंकि जो ऊर्जा मुक्त होती है उसमें 60% ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा के रूप में, हीट के फॉर्म में निकलती रहती है। अभी आप यहीं पर देखेंगे, आप हाथ को थोड़ी देर रब करिए, तो रब करते रहने से क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा खर्च होती है, यही रिएक्शन होने लगता है और 60% एनर्जी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, जिससे हाथ हमारा गर्म हो जाता है। बस ये था आज का टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा श्वसन के प्रकार के बारे में। तो इतना आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आपको मनुष्य के श्वसन अंग के बारे में बताएंगे और फिर श्वसन कैसे होता है उसकी प्रक्रिया बताएंगे। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आप आंसर्स दे दीजिए। मेरा इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन है कि आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा श्वसन किस में होता है। दूसरा क्वेश्चन, क्लोम द्वारा श्वसन किन किन प्राणियों में होता है। तीसरा क्वेश्चन, आर्द्र त्वचा द्वारा श्वसन किस जंतु में होता है।
लास्ट क्वेश्चन, हमारी मांसपेशियां थक क्यों जाती हैं? बस इतने क्वेश्चंस का आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आगे के टॉपिक के लिए जुड़े रहें बायोलॉजी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।